मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। माना जहां में नहीं सब कुछ है मिलता, फिर भी है यारों मेरे दिल को भरोसा। हिम्मत करे इंसान तो खुद मंजिल चल कर आए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने। अखबार में तस्वीर आने का मतलब समझते हो मुरारी? सीधा हिसाब है बेटे की तलाश। उसके साथ साथ इसका मतलब यह भी है कि इंस्पेक्टर अरमान हार चुका है। उसकी ईमानदारी और फर्जमंदी ने दम तोड़ दिया है। कैसे नहीं तोड़ेगा सरकार, आपने उसकी सही नब्ज को दबाया है। अब लगता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। मुरारी, हम चाहते हैं कि वो चींटी की तरह हमारे पैरों के तले आ जाए। पूरी पुलिस फोर्स उसे ढूंढ रही है और तुम भी। सब झूठ है, सब मस्ती करते हैं बस, और कुछ नहीं। मस्ती करते हैं? अरे मुजरिमों के पीछे भागते भागते मेरे पांव में छाले पड़ गए हैं, हम मस्ती करते हैं। नेहा घर पे नहीं है। दादी माँ, मैं नेहा से मिलने नहीं आपसे मिलने आया हूँ। बहुत अच्छा काम किया, मिल लिया ना। अभी जाओ प्रस्थान। कोई काम होगा तभी तो मुझे उन्होंने घर पे बुलाया है, वरना उनको कोई शौक नहीं है किसी को घर में बुलाकर चाय पिलाने का। मैं कुछ नहीं जानती, जा फोन करके बोल दो कि मैं नहीं आ सकता। काम बाद में भी होता रहेगा। रूपा, ये तुम्हारी जिद है क्या? तो फिर पता करो, ढूंढो उसे, ढूंढ के लाओ उसे, नहीं तो मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आखिर कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं तुम लोग? देखो देखो रेहाना, शौकत जितना तुम्हें प्यारा है उतना मुझे भी प्यारा है। मैं भी उसका बाप हूं। देखो, उसे ढूंढने के लिए भी तो हमें एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी खाना पीना पड़ेगा। अरमान भाई। अरे विशाल, आओ बैठो। शौकत का कुछ पता चला? नहीं विशाल। अरमान भाई, मैं अभी घर से ही होकर आ रहा हूँ। भाभी की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो शौकत का पता नहीं चल पा रहा है? मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गया हूं विशाल। जिसे देखो वो यही पूछता है, अब्बा, अम्मी, रेहाना। मैं पूछता हूं, क्या शौकत मेरा बच्चा नहीं, मेरा खून नहीं, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं? मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है विशाल, लेकिन क्या करूं, नाकामी मेरे हाथ लगी। अरमान भाई, आप ही कहा करते थे ना कि मुजरिम की रफ्तार चाहे जितनी ही तेज क्यों ना हो, उसके कदम जो है कानून की हथेली पर ही होते। फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो वो आज तक आपकी गिरफ्त में नहीं आ सका है? मुजरिम गिरफ्त में तभी आ सकता है विशाल, जब हथेली मुट्ठी में तब्दील हो जाए। तुम नहीं जानते हो, कानून ने मेरी उंगलियों पर बंदिशों की कीलें ठोक रखी है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपाहिजों की तरह मुझे हर कदम पर परमिशनों की बैसाखियां थामनी पड़ती है। मैं किस दौर से गुजर रहा हूं उसे कोई नहीं समझ सकता। मैं माफी चाहता हूं अरमान भाई, लेकिन मुझे आपकी मजबूरियों का इल्म नहीं था। अब ऐसे हालात में क्या करना उचित है क्या नहीं है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अग्रवाल साहब से बात करता हूं।
वो कमिश्नर साहब के बहुत करीबी लोगों में से हैं। दूर मुझसे भी कोई नहीं है, लेकिन ये केस इतना पेचीदा हो चुका है कि मेरा कोई भी हमदर्द मेरा मददगार नहीं बन सकता है, और शायद कानून भी किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करेगा। अरे पर इस बात का कोई तो हल निकलना चाहिए ना अरमान भाई। मैं जब कभी भी घर जाता हूं तो टूटी हुई रेहान भाभी अपनी जिंदगी को हर पल जोड़ती हुई नजर आती है, इस इंतजार में कि शायद शौकत लौट आएगा। रेजा रेजा तो मैं भी कर चुका हूं विशाल, लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले को खराश तक नहीं आने दिया मैंने, और ना ही मेरे यकीन को कोई डगमगा सकता है। मेरे घर का चिराग रोशन है, और वो एक दिन मेरे घर में रोशनी जरूर फैलाएगा। मेरा विश्वास भी यही दोहराता है अरमान भाई, और इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शौकत को तलाश करने पर एक पुलिस ऑफिसर पर तो बंदिशें लगाई जा सकती हैं, लेकिन एक पिता पर नहीं। पिता पर नहीं। मेरा विश्वास भी यही दोहराता है अरमान भाई, और इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि शौकत को तलाश करने पर एक पुलिस ऑफिसर पर तो बंदिशें लगाई जा सकती हैं, लेकिन एक पिता पर नहीं। देखो रूपा, तुम ये बेकार की बातें छोड़ो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि पुरुषोत्तम जी एक सीधे और सज्जन इंसान हैं। दूसरों का भला करके उन्हें खुशी मिलती है, बहुत परोपकारी हैं वो। राहुल प्लीज प्लीज, अब ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधो उस आदमी के। मैं जानती हूँ कि वो कितने परोपकारी और कितने अच्छे हैं। मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है कि तुम्हें अरमान ने भरा होगा उनके खिलाफ। अरे कमाल है, अरमान भैया को क्यों बीच में ला रहे हैं आप? क्या मैं इतना भी समझ नहीं पाती कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? रूपा, मुझे लगता है कि आज तुम्हारा पूरा मूड है लड़कर सोने का। हाँ, बात लड़ने की नहीं है राहुल, और मैं भी तुमसे हर वक्त लड़ती नहीं रहती। जो बात मुझे बुरी लगी उसके लिए मैंने तुम्हें टोका है, और इसीलिए टोका है कि उसका मुझे हक है। देखो, ये रोकने टोकने के तुम हक मत दिया करो यार। मैं बच्चा तो हूं नहीं अभी, मैं अपना भला बुरा सब समझता हूं कि मुझे कब क्या और कैसे करना है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? क्या तुम्हारा भला बुरा सिर्फ तुम्हारा है? राहुल, हम पति पत्नी एक ही नाव पर सवार हैं, डूबना तैरना साथ साथ है, फिर ये तुम्हारा तुम्हारा और मेरा मेरा कैसे हो सकता है? जो भी होगा हमारा होगा। फिर कभी इस तरह से मत बांटना प्लीज। अब तो डूबना तैरना साथ साथ है राहुल। तुम बेकार में सेंटी हो रही हो यार। बात सेंटी होने की है, इसलिए ना सेंटी हो रही हूँ। जिस बात से मुझे डूबने का डर था, इसलिए मैंने तुम्हें टोका है। रूपा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कई बातें खामखा मुझ पर थोप देती हो? राहुल, अच्छी बातों की अच्छाइयाँ और बुरी बातों की बुराइयाँ बताना अगर तुम थोपना समझते हो तो हाँ, मैं थोप देती हूँ, पर मैं चाहूंगी कि तुम पर, मेरे पति पर मैं कुछ बातें हक समझ कर थोपूं, समझे? देखो रूपा, मुझे अभी तक पुरुषोत्तम जी में कोई भी बुराई नजर नहीं आई है। कोई भी बुरी बात नहीं ना। इससे तो साफ हो जाता है कि तुम उस आदमी में बुरी बात देखना ही नहीं चाहते, वरना कौन आदमी है इस दुनिया में जिसमें बुरी बात नहीं है? सबके अपने अपने व्यूज अलग होते हैं रूपा, और वैसे भी तुम उस आदमी के अंदर कोई अच्छाई देखना ही नहीं चाहती हो। देखो रूपा, बहस जितनी होगी बढ़ती जाएगी। फिलहाल मैं तुमसे गुड नाइट के साथ साथ एक वायदा करता हूं कि जिस दिन मुझे उस आदमी में कोई बुराई नजर आएगी मैं उससे मिलना छोड़ दूंगा, उसके साथ छोड़ दूंगा मैं। ओके, अब आप एक एहसान मुझ पर और करेंगे, मेरा मतलब है एक और अच्छाई थोपेंगी। जरा ये बत्ती बुझा दीजिए। गुड नाइट। विशाल जी, इस ब्रश को बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन से रंग में डूबने वाला है।
मैंने कहा ना आपसे, मुझे सपने देखना बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए कृष्णा जी कि आपको किस तरह के सपने देखने अच्छे लगते हैं? ऐसे सपने जो सिर्फ सपने ना, हकीकत से बहुत ज्यादा करीब हों, जिसमें मैं हूं और बस सीधे सच्चे लोग हों, जिनसे मिलूं तो अपनापन लगे और जिनसे दूर हो जाऊं तो दुख हो। ऐसे लोग जो मेरे साथ जागती आंखों से सपने देखें, बिल्कुल वैसे लोग जो अपनी कहें और मेरी सुने, आप ही की तरह। हाँ विशाल जी, आप जैसे ही लोग मेरे सपनों में आते हैं। कितनी भावुक है ये लड़की, क्या होगा इसका, कुछ समझ में नहीं आता। सलीम, अम्मी आप क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। अच्छा है ना जो आप हैं, वरना अब्बू होते तो। अब्बू? अब्बू क्या करते? अब्बू क्या करते तुम जैसे आवारा लड़की का? हाँ, अब्बू के अब्बू भी कुछ नहीं कर सकते। अम्मी धीरे। क्यों? डर लग रहा है जोर से बोलने का, किसी के जाग जाने का? अरे तुझे क्या डर है? हाँ, कोई परवाह नहीं है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं है, कि कोई परवाह नहीं है। अम्मी बताता हूँ सब, आप जरा धीरे बोलेंगे प्लीज। सलीम, मुझे जरूर बताना पड़ेगा क्या कर रहा है, रात रात भर कहाँ जाता है, सब कुछ बताना पड़ेगा। आप जरा धीरे बोले, अगर अब्बू जाग जाएंगे तो अभी 1000 सवाल पूछेंगे। अब्बू जग रहे हैं, सोए कब थे? क्या सवाल कर रही थी आप इससे? और वैसे भी क्या सवाल कर सकती हैं आप इससे जो खुद ही एक सवाल बन के बैठा है? सलीम कहाँ है? सलीम क्या कर रहा है? सलीम कहाँ आता है? सलीम कहाँ जाता है? कहाँ रहता है? सलीम क्या है? सलीम क्यों है? सलीम क्यों है? सलीम क्यों है? हमारे तो अब तक यही समझ में आया कि सलीम है ही क्यों। ऐसे नालायक औलाद से तो औलाद का न होना अच्छा है। आप बेकार में वक्त जाया कर रही हैं। जाइए सोइए और इन्हें भी रिक्वेस्ट कीजिए कि मेहरबानी करके आराम करें। अब्बू, इस लफ्ज का मतलब भी जानते हो? जब तुम्हारे घर में तुम्हारी ही तरह बच्चलन बेटा पैदा होगा और तुम्हें अब्बू कहेगा तो पता चलेगा कि दिल पे क्या गुजरती है। सच कहूं सलीम, तेरे मुंह से अब्बू सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं होती। वो काम में इतना बिजी रहा कि तू बहस मत कर। अरे अभी तो इसे सुनाने दो रोज की तरह किस्सा कि कैसे घर पे लौटने ही वाला था कि इसके बॉस ने इसे बेंगलोर भेज दिया और वहां से फिर इसे और फिर मद्रास जाना पड़ा। देखा, मैं ना कहता था? अबे नामाकूल, किससे तो कम से कम रोज बदल बदल के सुनाया कर। ये हकीकत है अब्बू। ये हकीकत है अप्पू। ये डायलॉग भी तुम हर झूठ के बाद बोलते हो। मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि हकीकत अगर इतनी बनावटी हो सकती है तो झूठ कितना बनावटी होगा। आप तो ऐसे ही बरस पड़ते हैं, कम से कम सुन तो लिया करिए, शायद सच कह रहा हो। हाँ बेटा। हाँ तो कीजिए ना प्यार की बरसात उस पे। आप ही ने इस सिर पे चढ़ा रखा है और मेरा बस चले तो मैं तो 2 दिन में ठिकाने लगा दूं इस नालायक को। क्या ठिकाना लगाएंगे? हाँ, क्या लगाएंगे? एक दिन घर छोड़ के निकल जाएगा, फिर रोते रहिए आप बुढ़ापे में। बुढ़ापे में रोते रहना? अरे वैसे भी कहां ये घर में रहता है, इसके घर छोड़ के जाने पे हम रोए? अरे चौधरी तो ऐसी औलाद के मरने पे भी नहीं रोएगा। आप ठंडी रात को अपनी औलाद को भला बुरा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? शर्म आती है ना, शर्म आती है तभी तो पूछ रहा हूँ। और वो तो अच्छा है कि मैं पूछ रहा हूँ, कल को जो लोग पूछेंगे तो तुम्हें और मुझे दोनों को शर्म आएगी, पूरे खानदान को शर्म आएगी इस नामाकूल के कारनामों को सुनकर। आप एक जख्म हरा नहीं हुआ तो आप बरस पड़े, अल्लाह के लिए आप चुप रहिए। हाँ, अरमान जाग गया तो यही चिंता होगी तुम्हें, लेकिन इसे कहाँ परवाह है? इसे घर की परवाह कहाँ है? अगर होती तो कम से कम पूछ तो लिया होता, इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ हमारे ऊपर टूटने पर। लेकिन ये तो लगे हुए हैं बेंगलोर और चेन्नई के चक्कर में। हाँ अब्बू, मुझे शौकत का पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। चलो अच्छा है, तुम्हें दुख तो हुआ। अरमान की अम्मी, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि जब हम मरेंगे तब भी साहबजादे आकर यही कहेंगे कि उन्हें दुख हुआ। बेटा, दुख होता नहीं,
दुख महसूस किया जाता है। अच्छा ये बताओ, क्या किया आपने जब आपको दुख हुआ तो? ये क्या कर सकता है? जब आप कुछ नहीं कर सके तो ये क्या कर सकता है? आप तो बस दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। चल सलीम, चल ऊपर। वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप तो कर सकती है ना। खिलाइए उसे गर्मा गर्म परोठे। काम से थक के आए साहबजादे, और हाँ, परोठे पे मक्खन ज्यादा लगाना। दूध भी पिलाना उसे, कल काम पे जाना है उसे। बहुत दुख हुआ है उसे शौकत की खबर सुन के। इसे समझाने आया था जैसे कोई नेता हमें तसल्ली देने आया हो। ठीक है सर, तो फिर मैं ये टेंडर लगा देता हूँ। सर वैसे मुझे पक्का यकीन है कि इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमको ही मिलेगा। भाई विशाल, तुम्हारा अंदाज तो बिल्कुल सही है, पर एक बात मुझे बताओ, तुम लोगों के मन की बातें कैसे जान जाते हो? अब सर इतने बरस से आपके साथ काम कर रहा हूँ, ये तो सीखा मैंने आपसे। अरे नहीं भाई, हमसे क्या सीखोगे, तुम तो हमसे कई गुना आगे हो। सच तो ये विशाल कि जिसे टेंडर भरना और हासिल करना आ जाए ना, वो बिजनेस में सक्सेस है। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर आप। एक्चुअली क्या है कि टेंडर के पीछे एक जनरल टेंडेंसी काम करती है, और जिस किसी ने ये गुर सीख लिया वो पा जाता है टेंडर। और मैंने वो टेंडेंसी नोटिस ये करी है कि दूसरों से हटकर सोचना। भाई ये बात तुम्हें कैसे मालूम हो जाता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं? बड़ा सिंपल है सर। देखिए क्या होता है, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो मटेरियल तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटी गिरा देते हैं, जबकि मेरा ये मानना है कि क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, भले ही क्वांटिटी कम हो जाए। That's right. I like it. I am proud of you, my boy. थैंक यू सर। अच्छा सर, वो मुझे ग्लोबल के बिल्स भी जमा करने हैं, तो मैं चल रहा। यार तुम्हें हमेशा जल्दबाजी रहती है। और कुछ पल तो हमारे साथ बैठो बिजनेस के अलावा। हर वक्त डायरेक्टरशिप में दिखाएगा। सर कैसी बातें करते हैं आप? आपने तो मुझे बनाया है। हाँ विशाल, मुझे फक्र है कि मैंने तुम्हें डायरेक्टर बनाया। अब देखो विशाल, तुम्हारी जिंदगी का एक असली इम्तिहान है। तुम्हें एक टेंडर भरना है जो वापस नहीं आना चाहिए। कौन सा सर? अरे नेहा के नाम पर एक टेंडर भर दो और जल्दी से दादी एंड कंपनी के नाम पर भेज दो। अरे विशाल, वाकई ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला है। अब तुम खुद ही से निपटो। मेरी माँ बहुत जिद्दी किस्म की है। अब देखो ना, भारत और भारतीयता की रट लगाए बैठी है। सर अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे खाक अच्छी बात है। तुम्हें मालूम है विशाल, जब मैंने नेहा की मम्मी से शादी की थी ना, तो वो अपने इकलौते बेटे से 3 साल तक बातें नहीं की थी। क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी माँ ने आपसे 3 साल तक बात नहीं की? अरे हाँ भाई हाँ। और जब मुझे बिना बताए वो गांव चली गई और 4-5 दिनों तक माँ को चूल्हा चौके बर्तन करके दिखाई ना, तब जाके वो उसे अपनी बहू स्वीकार की। बट सर अगर ये जिद संस्कारों को लेकर है तो मुझे तो लगता है बड़ी अच्छी बात है ये। यार तुम अच्छी बात कहते हो, इन संस्कारों के चक्कर में तो बच्चों की जिंदगी खराब हो जाती है। माफ कीजिएगा सर, बट मेरा ऐसा मानना है कि संस्कार कभी भी जिंदगी खराब नहीं करते हैं, बल्कि बनाते हैं उनको। मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो? लड़ने के लिए नहीं सर, हाँ दादी माँ को समझाने के लिए मैं जरूर तैयार हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। विशाल, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को अच्छी तरह समझता हूँ। जब से मेरी आंखें खुली है ना, तब से मैं अपनी माँ को देखता चला आ रहा हूँ। वो बहुत जिद्दी किस्म की है। शी इज वेरी मच इगोइस्ट। सर मैंने अब तक बड़े बड़े बिजनेसमैन की टेंडेंसी समझी है, फिर दादी माँ तो दादी माँ ही है। मैं सब संभाल लूंगा, यू डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा सर। ओके सर, मैं चलता हूँ। ओके विशाल, हैव अ नाइस डे। ओके। हेलो इंस्पेक्टर अरमान। हेलो हेलो हेलो।
दिन है चार, यार हंस के गुजार, चाहे गम हो खुशी मुस्कुरा मेरे यार। मेरे सपनों की दुनिया जिंदगी ले सवार, चट्टान से इस जीवन को एक नई दिशा दिखलाए। मेरे सुनहरे सपने पूरे अगर हो जाए, दोनों जहां की खुशियां हम अजीब पा जाए। मेरे सपने मामा सुनहरे सपने, बहारे मेरे सपने, मेरे सुनहरे सपने, सुनहरे सपने, सुनहरे सपने।